हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस केमिस्ट्री क्लासेस के अंदर। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब बढ़िया होंगे। आज के इस लेसन के अंदर अपने क्लास 12 यूनिट फर्स्ट चल रही है, सॉल्यूशन लेक्चर नंबर 4। इससे पहले 3 लेक्चर हो चुके हैं ऑलरेडी सॉल्यूशन के। तो जिस भी स्टूडेंट ने वो लेक्चर नहीं देखे हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर वो आपको लिंक मिल जाएंगे, वहाँ पर जाके आप विजिट कीजिएगा। उसके बाद में आप लेक्चर नंबर 4 पे आइएगा। ठीक है बच्चों, आज के इस लेक्चर के अंदर अपने सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो आज का जो टॉपिक होने वाला वो है टाइप्स ऑफ ए कंसंट्रेशन, सांद्रता के प्रकार। सांद्रता के प्रकार, टाइप्स ऑफ ए कंसंट्रेशन। ठीक है, पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको मैं बता देना चाहता हूँ। यहाँ से ना कम से कम 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 3 नंबर का मतलब है कि यहाँ से 1.5 प्लस में 1.5 2 क्वेश्चन बनेंगे। 1.5 नंबर के 2 जो क्वेश्चन है वो बनेंगे यहाँ से। ठीक है ना, टोटल हो गए 3 नंबर बच्चों। ये जो 3 नंबर है वो कहीं से भी नहीं जाने चाहिए, इसलिए इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना, कहीं पर भी मिस मत करना। जो भी डाउट आए आप मेरे से पूछ लेना वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर जाके। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में मैं यहाँ पे आपको केवल एक ही एग्जाम्पल करवाऊंगा, कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको जितने भी है वो सारा का सारा क्लियर करवा दूंगा। उसके बाद में अगर कोई किसी बच्चे को डाउट आता है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है ना, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने फ्रेंड सर्किल के अंदर इस वीडियो को शेयर करना। ठीक है ना, और इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है ना बच्चों, चलिएगा आज स्टार्ट करते हैं। सांद्रता के प्रकार 3 नंबर का क्वेश्चन बनेगा बच्चों, पक्का बनेगा 3 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है ना, 1.5 प्लस में 1.5। यहाँ से पिछली बार भी क्वेश्चन बने थे, इस बार भी क्वेश्चन बनेंगे। कहाँ से बनेंगे? सांद्रता के प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। इस एक छोटी सी वीडियो के अंदर लगभग ये 20 मिनट के आसपास, थोड़ी लेंथी हो सकती है वीडियो, लेकिन इसको पूरा वॉच करना इस वीडियो को। ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्फॉर्मेटिव है और हर स्टूडेंट को ये वीडियो देखनी चाहिए। जिसको 3 नंबर पक्के करने हैं ना बच्चों, वो इस वीडियो को जरूर देखिए। 20 मिनट में अगर 3 नंबर मिल रहे हैं तो और क्या चाहिए बच्चों आपको। देखिएगा, सबसे पहले अपने पढ़ेंगे सांद्रता के प्रकार। सांद्रता के प्रकार में सबसे पहले अपने पढ़ेंगे मोलरता के बारे में। मोलरता के बारे में, मोलरता मतलब कि मोलेरिटी, मोलेरिटी। ठीक है ना, और मोलेरिटी को अपने कैपिटल M के द्वारा यहाँ पे डिनोट करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई है। नंबर 2, दूसरा अपने पढ़ेंगे मोललता के बारे में। मोललता क्या होती है? मोलेलिटी, मोलेलिटी स्मॉल m के द्वारा इसको डिनोट करते हैं। नंबर 3 आप यहाँ पे सांद्रता का प्रकार पढ़ोगे मोल भिन्न के बारे में, मोल फ्रैक्शन के बारे में। मोल भिन्न, मोल फ्रैक्शन, इसको अपने डिनोट करेंगे x के द्वारा। इतनी बातें समझ में आ गई है। कौन कौन से पढ़ेंगे अपने टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन के अंदर? सांद्रता के प्रकार में एक तो पढ़ना है मोलरता के बारे में, मोलरता के बारे में, मोल भिन्न के बारे में। यहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे वो सबसे पहले समझ लीजिएगा। यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे, पहला क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि इसके बीच में डिफरेंस बताइएगा। यहाँ पे डिफरेंस से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोलरता मोलरता के बीच में क्या डिफरेंस होता है, अंतर बताओ यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे, और अंतर मैं आपको बताऊंगा लास्ट के अंदर, बताएंगे बच्चों क्या क्या यहाँ पे अंतर और किस प्रकार से आपको अंतर यहाँ पे लिखने होते हैं। ठीक है ना, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है इसकी परिभाषा से, यानी कि डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। डेफिनेशन से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। नंबर 3 पहला हो गया डिफरेंस से, दूसरा क्वेश्चन हो गया डेफिनेशन से, तीसरा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है यूनिट कन्वर्जन से। ठीक है ना, इसकी यूनिट पूछी जाती है, जैसे कि मोलरता की यूनिट क्या होती है, मोलरता की यूनिट क्या होती है, मोल भिन्न की यहाँ पे यूनिट क्या होती है। ठीक है ना, नंबर 4 यूनिट के अंदर फॉर्मूला वगैरह आ जाएगा बच्चों आपका, या डेफिनेशन में आ जाएगा फॉर्मूला, ये आपको पता होना चाहिए। नंबर 4 यहाँ से न्यूमेरिकल बनेंगे, न्यूमेरिकल बनेंगे, न्यूमेरिकल बनेंगे। 1.5 नंबर का जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा न्यूमेरिकल से, यानी कि 2 न्यूमेरिकल्स यहाँ से पूछे जाएंगे, और 2 न्यूमेरिकल्स हैं वो यहाँ से पूछे जाएंगे 1.5 प्लस में 1.5। 3 नंबर के यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पक्का क्वेश्चन जो यहाँ से बनेंगे। यहाँ से 3 नंबर पक्के जरूर करके जाना बच्चों। ठीक है, छोटी सी वीडियो के अंदर आपको मैंने बता दिया कि किस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस बार का पेपर जो है 2024 का उठा के देख लेना, प्रीवियस ईयर एग्जाम के जितने भी क्वेश्चन है उठा के देख लेना बच्चों। ठीक है ना, हर बार यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है न्यूमेरिकल से, बड़े नंबर का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन बनेगा डिफरेंस से, दूसरा क्वेश्चन बनेगा डेफिनेशन से, तीसरा बनेगा यहाँ से यूनिट से। ठीक है ना, और चौथा बनेगा यहाँ से न्यूमेरिकल से। आ गया, इतनी बात समझ में आ गई बच्चों सबको। ठीक है, चलो सबसे पहले शुरू करते हैं मोलरता से। मोलरता क्या होती है? मोलरता सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे।
ठीक है ना। डेफिनेशन जो है वो आप यहाँ से फॉर्मूला से निकाल सकते हो। किससे निकाल सकते हो? फॉर्मूला से निकाल सकते हो। चलो बताते हैं आपको। सांद्रता के प्रकार के अंदर बच्चों सबसे पहले पढ़ेंगे मोलरता बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। मोलेरिटी, मोलेरिटी को यहाँ पे कैपिटल M के द्वारा दर्शाया जाता है, डिनोट किया जाता है, पहली चीज़, ठीक है ना। मोलरता कैपिटल M, फॉर्मूला क्या लिखते हैं? देखो मोलरता में सबसे पहले मोल आ रहा है, क्या मोल आ रहा है ना। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मोलों की संख्या थी या फिर विलियन की संख्या थी, क्या था, है ना, या विलियन की संख्या थी या फिर मोलों की संख्या थी। इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते रहते हैं। अरे मोलरता का मतलब है कि शुरू के अंदर देखो मोल आ रहा है, यहाँ पे, यहाँ से देखो मोलरता में मोल सबसे पहले आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? मोलों की संख्या। क्या लिखेंगे? मोलों की संख्या। और मोलों की संख्या जो होती है वो हमेशा किस में रखी जाती है? ग्राम में रखी जाती है। हमेशा ध्यान में रखना, मोलों की संख्या हमेशा किस में रखी जाएगी? ग्राम में रखी जाएगी। उसके बाद में बटे में क्या लिखोगे? आयतन। विलियन का आयतन होता है बच्चों ये आयतन, और ये जो आयतन होता है वो आपको हमेशा किस में रखना है? लीटर में रखना है। किस में रखना है? लीटर में रखना है। क्या फॉर्मूला समझ में आया? क्या फॉर्मूला समझ में आया सबको? मोलरता क्या होती है बच्चों? मोलरता होती है मोलों की संख्या बटे में आयतन। आयतन किस में? लीटर में। अब देखना यहाँ से इस फॉर्मूले से मैं डेफिनेशन बना रहा हूँ, इस फॉर्मूले से डेफिनेशन बना रहा हूँ। देखो डेफिनेशन कैसे बनेगी, तो 1 लीटर विलियन में उपस्थित, 1 लीटर, कम से कम 1 लीटर माना है, 1 लीटर विलियन में उपस्थित है मोलों की संख्या को क्या क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। एक बार फिर से सुनो, 1 लीटर विलियन में उपस्थित मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। क्या डेफिनेशन क्लियर? क्या फॉर्मूला क्लियर? अब इसके बाद में आ जाओ इसकी यूनिट के ऊपर चलिएगा। इकाई क्या होती है बच्चों? मोलों की संख्या जो होती है, मोलों की संख्या की इकाई जो होती है वो होती है बच्चों मोल ही होती है। क्या होती है? मोल ही होती है। आयतन किस में लेते हैं? लीटर में। तो लीटर इसकी क्या हो गई है? इकाई हो गई है। तो या तो आप ये लिख सकते हो इसकी इकाई मोल बटे में लीटर, ठीक है ना, या फिर इसको क्या लिख सकते हो? मोल लीटर इनवर्स, ऐसे भी लिख सकते हो। अरे दोनों सही है। अरे नीचे है प्लस में, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, लीटर इनवर्स हो जाएगा। तो मोल लीटर इनवर्स भी लिख सकते हो, मोल बटे में लीटर लिख सकते हो। क्या 3 क्वेश्चन यहाँ से सोल्व कर सकते हो? 3 चीज़ें समझ में आ गई। पहले तो यहाँ से फॉर्मूले से फॉर्मूला बनाना आ गया, उसके बाद में डेफिनेशन बनानी आ गई है, डेफिनेशन के बाद में क्या इसकी यूनिट बनानी आ गई आपको। किस प्रकार से बनाएंगे? रटने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, किसी भी बच्चे को रट के नहीं जाना है। जो है किसी बच्चे ने अगर रट लिया तो उसके बाद में ये भूल जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। मोलरता मोलरता मोल बीन के अंदर कंफ्यूज हो जाओगे। चीज़ों को समझते हुए पढ़ना। अब देखो यहाँ से फॉर्मूला लिख लिया है, डेफिनेशन बना ली है, यूनिट्स लिख ली है। इसके बाद में क्वेश्चंस करते हैं। चलिएगा एक क्वेश्चन करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। एनसीईआरटी बुक में आपके एक बढ़िया सा क्वेश्चन दे रखा है मोलरता का। चलिएगा देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है बच्चों। 5 ग्राम NaOH, 5 ग्राम NaOH को 450 ml में 450 ml विलियन में घोला जाता है, यानी कि डिजोल्व किया जाता है बच्चों। क्या किया जाता है? डिजोल्व किया जाता है, घोला जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ से अपने को क्या निकालनी है? मोलरता निकालनी है। घोला जाता है तो इस विलियन की क्या ज्ञात करनी है? मोलरता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? मोलरता ज्ञात करनी है। आएगा समझ में? अब इस क्वेश्चन को लिखने का तरीका क्या होता है वो भी समझना। एग्जाम के अंदर अपने लिख के आंसर तो निकाल के आ जाते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि सर हमने एग्ज़ाम तो बहुत अच्छा गया है, हमारा पेपर तो बहुत अच्छा करके हैं, लेकिन नंबर नहीं बने। अरे नंबर कहाँ से बनेंगे? लेकिन लिखने का जो पैटर्न है वो किस प्रकार से करके आए हो, ये सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। अगर किसी भी बच्चे को लिखने का तरीका पता है तो उसके नंबर कहीं पर भी कटने के चांसेस नहीं होंगे। इतनी बात समझ में आ गई सबको? चलिए सबसे पहले अपने समझते हैं कि किस प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले तो आप वो चीज़ लिखा करो जो कि क्वेश्चंस के अंदर दे रखा है डाटा। जैसे कि आपको क्या दे रखा है? 5 ग्राम NaOH को 450 ml विलियन में घोला गया है, 450 ml में घोला गया है। तो इसका मतलब है कि आयतन आपको कितना दे दिया है? आयतन 450 ml दे दिया है।
अब आप बोलोगे सर ये तो ml में है, मिलीलीटर में है, जबकि आपको तो लेना है लीटर में। अरे लीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, अभी बताएंगे गलती कहाँ होती है। उसके बाद में NaOH की मात्रा कितनी दे दी है यहाँ पे, 5 ग्राम दे दी है। कैपिटल M आपको यहाँ से निकालना है, मोलरता आपको यहाँ से निकालनी है। अब इसके बाद में क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है सबसे पहले तो मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है, मोलों की संख्या, बोलो बच्चों, मोलों की संख्या। एक बात ध्यान रख लेना, न्यूमेरिकल्स की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे न्यूमेरिकल्स की, उतने ही ज़्यादा याद रहेंगे, फॉर्मूले भी सबसे ज़्यादा याद रहेंगे, और इसके अलावा क्वेश्चंस के जो आंसर हैं, क्वेश्चन करने का जो तरीका है वो भी आपको याद रहेगा। आ गया समझ में इतनी बात। मोलों की संख्या बटे में आयतन, मोलों की संख्या बटे में आयतन, आयतन किस में होगा, लीटर के अंदर होगा। ठीक है बच्चों, अगर अच्छे नंबर लेके आने, अच्छे परसेंटेज बनानी है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा बच्चों, कोई इलाज नहीं है, कोई दूसरा रामबाण इसका तरीका नहीं है, पढ़ना पड़ेगा बच्चों, ठीक है ना। देखो मोलों की संख्या किस में है, ग्राम के अंदर, आयतन किस में है, लीटर के अंदर। अच्छा एक बात बताइएगा, क्या क्वेश्चन में मोल दे रखे हैं क्या आपको, मोलों की संख्या दे रखी है? आप बोलोगे सर दे रखी है, अरे मोल नहीं दे रखे हैं, ये NaOH की मात्रा दे रखी है, तो यहाँ से मोल निकालने पड़ेंगे। अब मोल का फॉर्मूला क्या होता है ये भी देख लीजिएगा, मोल क्या होता है, मोल को अपने n से दर्शाते हैं, ठीक है ना। मोल जितने भी ग्राम दे रखे हैं बटे में अणुभार, मॉलिक्यूलर मास, इससे क्या निकाल सकते हो, मोल निकाल सकते हो। समझ में आ गया सबको। मोल बराबर क्या होता है, ग्राम बटे में अणुभार, मोल बराबर क्या होता है, ग्राम बटे में अणुभार। अब अणुभार किसका निकालेंगे, जो आपको यहाँ पे कंपाउंड दे रखा है, NaOH दे रखा है, तो यहाँ पे लिखना अणुभार किसका है, NaOH का। अब अणुभार कैसे निकाला जाता है, यूनिट नंबर 1 के अंदर ये चीज़ पढ़ी हुई होगी आपने 11th क्लास के अंदर, ठीक है ना। तो अणुभार देखो, Na सोडियम जो होता है 11 इसका परमाणु क्रमांक होता है, लेकिन इसका एटॉमिक मास कितना होता है, परमाणु भार कितना होता है इसका, 23 होता है। ऑक्सीजन 1 है, तो एक ऑक्सीजन के लिए 16 और एक हाइड्रोजन के लिए कितना हो जाएगा 1। इन सबको टोटल करना, तो टोटल करने के बाद में यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा, यहाँ से 17 ये हो गए 30 और 40 हो गए बच्चों, कितने हो गए, 40 हो गए। ये क्या आ गया आपके पास में, अणुभार आ गया। अणुभार किसका आ गया, NaOH का आ गया। समझ में आ गया। अणुभार कितना, 40 ग्राम कितने दे रखे हैं, क्वेश्चन में 5 दे रखे हैं, तो 5/40। यहाँ से क्या निकालेंगे सबसे पहले तो बच्चों, मोल निकाल लो। क्या निकाल लो, मोल। ग्राम कितने दे रखे हैं, 5 दे रखे हैं, 5/40, ठीक है ना, 5/40। यहाँ से सोल्व कर दो तो 5 8 5 40, तो 1 कितना आ गया, 8 आ गया। ये क्या आ गया आपके पास में, मोल आ गया, यानी कि मोलों की संख्या आ गई 1/8। आयतन क्वेश्चंस के अंदर दे रखा है, कितना दे रखा है, 450 ml दे रखा है। इधर आ जाओ बच्चों, देखो मोल, मोलरता कैसे निकालेंगे, मोलों की संख्या आपके पास में दे रखी है 1/8, मल्टीप्लाई करोगे यहाँ से आयतन लीटर में, आयतन कितना दे रखा है 450 मिलीलीटर दे रखा है। और आपको पता है कि जो आयतन है यानी कि वॉल्यूम वो हमेशा किस में लेते हैं, लीटर में लेते हैं। एक बात हमेशा ध्यान में रखना, यूनिट जरूर ध्यान से देख लेना कि क्या दे रखी है क्वेश्चंस के अंदर। यहाँ पे ml के अंदर दे रखा, किस में रखना है, लीटर के अंदर रखना है। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 450 ml है तो 450 ml को आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। किससे भाग दोगे, 1000 से, 1000 से इसको भाग दोगे। भाग देने के बाद में ये किस में चेंज हो गया है, लीटर में चेंज हो गया। किस में चेंज हो गया, लीटर में। तो ये डिवाइड वाला जो है ऊपर लेके जाऊंगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इस प्रकार से लिख सकता हूँ, ठीक है ना। अब काटने का तरीका देख लो, 0 से 0 एक कैंसिल आउट हो गई है, यहाँ से 5 से कट जाएगा क्या, 9 5 45, 5 20 5 100, ठीक है ना। 2 से काट के देख लो, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 5 चौके 20, तो आंसर कितना आ गया, 5/18, 5/18, ये आपका आंसर रहेगा, ये आपका आंसर रहेगा। यूनिट क्या लिखोगे, 5/18 मोल लीटर यूनिवर्स, मोल लीटर यूनिवर्स, ये रही यूनिट, अभी अपने निकाली थी। बताओ बच्चों, क्या इस प्रकार के क्वेश्चन आप कर सकते हो, फिर से देख लो। क्वेश्चन में 5 ग्राम NaOH दे रखा है, 450 ml दे रखा है, ठीक है ना। 450 ml मतलब कि आयतन आपको दे रखा है 450 ml, लीटर में बदलना पड़ेगा, इसका जरूर ध्यान रख लेना। लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करोगे और यहाँ से आंसर निकालोगे। अणुभार निकालना मत भूलना, अणुभार के अंदर भी गलती होती है बच्चों। अणुभार के लिए आपको 1 से लेकर कम से कम 20, 1 से 20 तक, ठीक है ना, 1 से 20 तक आपको एटॉमिक मास आपको याद होने चाहिए। 1 से 20 तक एटॉमिक मास यानी कि अणुभार,
परमाणुओं का अणु भार आपको 1 से लेकर 20 तक, कम से कम 1 से 20 तक तो आपको याद होने ही चाहिए, ठीक है ना। इससे ऊपर के नहीं आएंगे, अगर आएंगे भी तो वो मेंशन करेगा पेपर के अंदर, वो बताएगा कि इसका अणु भार ये होता है, ठीक है ना। इतनी बातें समझ में आ गई है। अणु भार में गलती मत करना, यूनिट में ध्यान रख लेना। लिखने का तरीका ये रहेगा, सबसे पहले जो डाटा दे रखा है क्वेश्चन में वो लिखोगे, फॉर्मूला लगाओगे, मोल का यहाँ पे फॉर्मूला लिखोगे, अणु भार निकालोगे सबसे पहले, यहाँ पे मोलों की संख्या निकालने के बाद में फॉर्मूले में पुट कर देना और यहाँ से आंसर निकाल देना 5/18। और एक चीज़ और, बहुत से बच्चों का डाउट रहता है कि सर आंसर नहीं निकलता है, कैलकुलेशन नहीं होती है। अरे कैलकुलेशन क्यों नहीं होगी, ढंग से अगर कैलकुलेशन यहाँ से अगर सही करोगे तो लास्ट में जाके बिल्कुल ईजिली यहाँ से कट आउट हो जाएगी चीज़ें, ठीक है ना। एग्जामिनर जो होता है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन इसी प्रकार से देता है जिस प्रकार से जितने टाइम के अंदर, ठीक है ना, जैसे कि 3.25 घंटे या 3.5 घंटे 3.25 घंटे के अंदर आपका जो पेपर है इजीली से कंप्लीट हो जाए, तो डाटा इसी प्रकार से देता है, बिल्कुल इजी डाटा देता है, कटने वाला इजीली। समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन, इसमें कोई डाउट। एनसीईआरटी के अंदर मोलरता से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से करने हैं, ठीक है ना। प्रैक्टिस करना और प्रैक्टिस करने के बाद में हमें बताना कि सर आपका पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट जो है हमें अच्छे से समझ में आ गया है और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं हम कर चुके हैं, ठीक है ना। एक बार कमेंट में ज़रूर बता देना, ठीक है बच्चों, ताकि मेरे को भी पता चले कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं और कितने बच्चे मस्ती कर रहे हैं। आगे बात समझ में चलिएगा। उसके बाद में अपने पढ़ेंगे मोलरता के बाद में अपने पढ़ेंगे मोलरता के बारे में। नेक्स्ट सांद्रता के प्रकार के अंदर मोलरता। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है बच्चों, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है, ताकि जैसे वीडियो अपलोड होते ही तुरंत आपको मिल जाए। चलिएगा अब दूसरा अपने पढ़ते हैं बच्चों सांद्रता के प्रकार के अंदर मोलरता के बारे में। किसके बारे में? मोलरता के बारे में, यानी कि मोलेलिटी के बारे में। मोलेलिटी को अपने यहाँ पे स्मॉल m के द्वारा डिनोट किया जाता है बच्चों, दर्शाया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई है। चलिएगा इसके बाद में सबसे पहले इसका क्या लिखते हैं? फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला लिखते हैं, देखो फॉर्मूला के अंदर मोलरता के अंदर मोल आ रहा है क्या? अब बोलोगे सर आ रहा है। अगर आ रहा है तो अपने कहाँ से शुरू करेंगे? मोलों की संख्या। देखो फॉर्मूला बनाना बहुत आसान है, ठीक है ना, रटने की आवश्यकता नहीं है, स्पष्ट यहाँ पे दे रखा है मोलरता के अंदर, ठीक है ना। मोलों की संख्या किस में रखोगे? ग्राम में रखोगे। 2-3 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है ना। एग्जाम तक तो कम से कम याद रहेगा, ठीक है। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आने के बाद में दोबारा से जब इन चीज़ों को पढ़ोगे ना तो मुश्किल नहीं लगेगी। मोलों की संख्या बटे में, अब मोलरता में एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है, यहाँ पे विलय नहीं लिया जाता है, यहाँ पे विलायक लिया जाता है। क्या लिया जाता है? विलायक लिया जाता है। और विलायक का यहाँ पे क्या रखेंगे? अणु भार रखेंगे। क्या रखेंगे बच्चों? अणु भार रखेंगे। और ये जो अणु भार होता है वो किस में लिया जाता है? किलोग्राम में लिया जाता है। किस में लिया जाता है? किलोग्राम में लिया जाता है। थोड़ा सा इसका ध्यान में रखना बच्चों, मोलरता थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मोलों की संख्या ग्राम में ली जाती है, बट यहाँ पे विलियन की जगह क्या लिया जाता है? विलायक लिया जाता है, सोलवेंट लिया जाता है, ठीक है ना। सोलवेंट का यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास लिया जाता है किलोग्राम के अंदर। तो यहाँ से सबसे पहले इसकी यूनिट निकालेंगे। अब आप ये एक बार ट्राई करो यहाँ से यूनिट निकालने की, इस फॉर्मूले से यूनिट निकालने की कोशिश करो, जल्दी से करो बच्चों, जल्दी से निकालिए सबने। चलिएगा यहाँ से यूनिट कैसे निकाली है? मोलों की संख्या बोलोगे सर इसकी यूनिट तो मोल ही होती है, बिल्कुल सही है। उसके बाद में क्या लिखोगे? विलायक का अणु भार। और विलायक का अणु भार किस में लेते हैं? किलोग्राम में लेते हैं। आप बोलोगे सर इतना तो कर लिया है, अगर इतना कर लिया तो आंसर यही रहेगा, मोल बटे में क्या रहेगा? किलोग्राम रहेगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा? इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, या मोल किलोग्राम इनवर्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे भी लिखा होगा, ऐसे भी लिखा होगा, बिल्कुल सही है बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ से यूनिट निकालना भी आ गया आपको। अब यहाँ से एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बढ़िया सा एक क्वेश्चन कर लेते हैं मोलरता के अंदर, ठीक है ना। चलो एक इसमें डेफिनेशन देखिए बच्चों, डेफिनेशन कैसे बनाएंगे कि 1 किलोग्राम विलायक में, किसमें? विलायक में 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। देखो कितना आसान है, डेफिनेशन बनाना भी कितना आसान है। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। आगे समझ में? डेफिनेशन भी क्लियर बच्चों। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बढ़िया सा क्वेश्चन है, चलिएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक के अंदर आपके दे रखा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2.5 ग्राम आपको दे रखा है एथेनॉल,
क्या दे रखा बच्चों, एथेनॉल। अब एग्जाम के अंदर एथेनॉल का फॉर्मूला दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता, तो इस पर डिपेंड मत रहना एग्जाम पे कि एथेनॉल का सर की फॉर्मूला देगा ही देगा, नहीं, आपको पढ़कर जाना पड़ेगा एथेनॉल का। एथेनॉल का मतलब एथ आ गया बच्चों, एथ का मतलब होता है कितने कार्बन होने चाहिए, 2 कार्बन होने चाहिए। और नॉल किसके लिए लगता है, जब फंक्शनल ग्रुप यानी कि क्रियात्मक में जब कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाता है तो उसके लिए लगता है नॉल। तो यहाँ से एथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3COOH। समझ में आ गया क्या होता है बच्चों एथेनॉल का फॉर्मूला, CH3COOH, ठीक है ना। इसके 75 ग्राम 2.5 ग्राम एथेनॉल के 75 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोललता ज्ञात करो या गणना करो बच्चों। चलो बच्चों देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन में सबसे पहले क्या क्या दे रखे हैं, पहले वो चीज़ लिख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एथेनॉल दे रखा है 2.5 ग्राम और इसके अंदर क्या मिलाया हुआ है, 75 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोलरता आपको ज्ञात करनी है। यानी कि सबसे पहले आप ये समझो कि 75 ग्राम जो है बेंजीन आपको दे रखा है, ठीक है ना, और इस विलयन के अंदर आपने इस एथेनॉल को मिलाया हुआ है और मिलाने के बाद में इसकी क्या निकालनी है, मोलरता निकालनी है। देखो किस प्रकार से निकालोगे, 75 ग्राम आपको क्या दे रखा, बेंजीन दे रखा, ठीक है ना, यानी कि विलायक दे रखा आपको। तो यानी कि सॉल्वेंट कितना दे रखा है, विलायक की मात्रा कितनी दे रखी है, 75 ग्राम दे रखी है, ठीक है ना। अभी अपने कन्वर्ट नहीं कर रहे, ठीक है ना, ये फॉर्मूले के अंदर अपने कन्वर्ट करेंगे जहाँ पर अपने डाटा पुट करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में एथेनॉल कितना दे दिया है, एथेनॉल कितना दे दिया है, 2.5 ग्राम दे दिया, कितना दे दिया, 2.5 ग्राम दे दिया। इतनी बात समझ में आ गई है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, यहाँ से स्मॉल m मोललता पूछा है। क्वेश्चन में देख लेना ढंग से कि मोललता पूछा है या मोलरता पूछा है, समझ में आ गया, मोलरता पूछा है या फिर मोलरता पूछा है, ठीक है ना। क्वेश्चन के अंदर एग्जाम के अंदर जो होता है इंग्लिश बाइलिंगुअल आता है, क्वेश्चन इंग्लिश के अंदर भी आता है, हिंदी के अंदर आता है, तो थोड़ा सा देख लेना, ठीक है ना, कि क्या दे रखा है यहाँ पे, मोलेरिटी दे रखा है या मोलेलिटी दे रखा है, समझ में आ गया। अगर यहाँ पे गलती कर दी तो सारा गलत हो जाएगा, ठीक है ना। जो भी मेहनत की है हमने 5-7 मिनट की, वो सारी की सारी वेस्ट चली जाएगी, ठीक है ना, डेट नंबर यहाँ से चला जाएगा। ऐसा नहीं करना आपको, बड़े ही ध्यान से केयरफुल आपको काम करना है, जो कैलकुलेशन है वो ढंग से करनी है। आगे देखो, सबसे पहले अपने क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या होता है फॉर्मूला, मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, बोलो जल्दी से, मोलों की संख्या किसमें, ग्राम के अंदर, बटे में विलायक का अनुपात, और विलायक का अनुपात किस में लेंगे, किलोग्राम में लेंगे, किस में लेंगे, किलोग्राम में। क्या क्वेश्चन में मोल दे रखे हैं, क्या नहीं दे रखे। अब बहुत से क्वेश्चन बोलेंगे सर कैसे पता चलेगा कि मोल दे रखे हैं, अरे कैसे क्या बोलेगा स्पष्ट कि 2.5 मोल एथेनॉल, ऐसे बोलेगा वो, ठीक है ना, ग्राम नहीं बोलेगा, फिर वो बोलेगा मोल है, यहाँ पे ग्राम किसी का मोल बोलेगा, 2.5 मोल एथेनॉल ऐसे बोलेगा, ठीक है ना। मोल यहाँ पे नहीं दे रखे हैं तो मोल निकालना पड़ेगा। अभी आपको मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, मोल क्या होता है, ग्राम बटे में अणुभार, तो मोल कैसे निकालोगे, ग्राम बटे में अणुभार, और अणुभार किसका निकालना है आपको, एथेनॉल का निकालना है, ठीक है ना। सबसे पहले ये निकालते हैं अणुभार यानी कि मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं एथेनॉल का। फॉर्मूला होता है CH3COOH, एक कार्बन है यहाँ पे, इसका एटॉमिक मास 12 होता है। मैं फिर से कह रहा हूँ 1 से लेकर 20 तक के परमाणु क्रमांक जितने भी हैं उनके परमाणु भार आपको याद जरूर करने हैं, ठीक है ना। 1 से 20 एलिमेंट के आपको अणुभार जरूर याद करने हैं। उसके बाद में 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का यहाँ पे एक ही होता है बच्चों, कार्बन यहाँ पे 12, फिर से एक कार्बन का 12, 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 ऑक्सीजन का 32, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है बच्चों। इन सबको जल्दी से काउंट करो, कितना हो गया, काउंट करो बच्चों, 12 3 15, ठीक है, 15 16 18 20 50 और 60, ठीक है ना बच्चों। इस प्रकार से कर लेना बच्चों इसको, ठीक है ना। अणुभार कितना आएगा, 60 आएगा। यहाँ पे गलती मत करना, एडिशन जोड़ घटाव के अंदर गलती बिल्कुल भी मत करना। यहाँ पे गलती करोगे तो लास्ट में हमेशा आंसर गलती आएगा, ठीक है ना। फिर घर पे जाकर देखोगे सर मैंने तो यहाँ पे गलती कर दी थी, ऐसा ही होता है बच्चों, ठीक है ना। काश मैं वो गलती नहीं करता। देखो मोल कैसे निकालोगे, अब इधर आ जाओ, मोल कैसे निकालोगे,
ग्राम कितने दे रखे हैं क्वेश्चन में, 2.5 ग्राम दे रखे हैं। अपॉन में कितना आ गया आपके पास में अनुपात, 60 आ गया। यहाँ से पॉइंट को हटाओ, नीचे कितना लगा 0, तो 25 से कट जाएगा क्या, देखते हैं काट के देखो जल्दी से। 25 से कम 25, 25 दूना 50 बच्चों, 2 पे चला गया, ठीक है ना। यहाँ से 10 बचा और यहाँ से 0, तो 2500 के 100, तो 1 बटे कितना आ गया आंसर, 24 आ गया। अब यहाँ से क्या निकालोगे, m का मान निकालो, बहुत आसान है। अब तो मोलों की संख्या ऑलरेडी निकल गई है, विलायक का अनुपात आपको क्वेश्चन में दे रखा है, तो 1 बटे 24। विलायक का अनुपात कितना दे दिया आपको, 75 ग्राम दे रखा है, लेकिन अपने को पता है कि विलायक किस में लेते हैं, किलोग्राम में लेते हैं, और ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। फिर से आपको क्या कर देना, यहाँ से डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करेंगे तो ऊपर चल जाके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 25 से काट लो इसको, बहुत आसान है। 25 दिए कितना होता है बच्चों, 75 हो गया, ठीक है। 25 के 100 40, ठीक है, ऊपर हो गया 40, नीचे है 24, थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं बच्चों, ठीक है ना। ये कितना आ गया 40 अपॉन में 24 मल्टीप्लाई 3 आ गया। 2 से काट के देख लो, या 4 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 8 के 24, 4 से काटेंगे 10 पे चला गया। फिर से इसको 2 से काट के देखते हैं, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, तो कितना आंसर आ गया बच्चों, यहाँ पे ऊपर बच गया 5 और नीचे बच गया कितना, 4 3 12, ये आंसर आ गया 5 बटे 12 आंसर आ गया बच्चों। इसकी यूनिट क्या थी, मोल किलोग्राम इनवर्स, ये यूनिट थी। आंसर आ गया 5 बटे 12, ठीक है ना। क्या मुश्किल थी क्या बच्चों कैलकुलेशन करना, अरे नहीं थी, अरे बिल्कुल भी नहीं थी। आप देखो इतना बड़ा करना पड़ेगा क्या, अरे इतना बड़ा नहीं है। किया क्या है, फॉर्मूला लगाए, मोल्स की संख्या निकाली है, और क्या किया हमने इस क्वेश्चन के अंदर, कुछ भी नहीं किया है। बहुत आसान है, प्रैक्टिस करना इस क्वेश्चन की, पहले इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, जब ये क्वेश्चन आने लग जाए उसके बाद में एनसीईआरटी बुक्स में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको करने की कोशिश करना। कहीं ऐसे हो कि थोड़ा सा देख लिया, बस वीडियो देख ली, उसके बाद में करने बैठ गए, नहीं। जिसको आता है वो तो डायरेक्ट क्या करो, एनसीईआरटी बुक में से जितने भी क्वेश्चंस हैं निकाल दो सारे एक ही दिन में। समझ में आ गया सबको, ठीक है ना। पेंडिंग मत रखना काम, पेंडिंग काम बिल्कुल मत रखना। एक दिन के अंदर किसी एक टॉपिक को उठाया तो कंप्लीट कर दो, बस 3 नंबर का क्वेश्चन है, एक दिन के अंदर 3 नंबर क्लियर करो जल्दी से। आ गया बात इतना समय। उसके बाद में देखो बच्चों, सांद्रता के अंदर 2 टाइप्स अपने कर चुके हैं, तीसरा टाइप पढ़ते हैं मोल बिन के बारे में। किसके बारे में, मोल बिन के बारे में। चलिएगा, कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है, ठीक है ना। यहाँ से फॉर्मूला बता दिया मैंने, परिभाषा किस प्रकार से बनेगी वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे इकाई यानी कि यूनिट जो है किस प्रकार से लिखनी है वो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे एक एक न्यूमेरिकल जो है वो आपको मैंने करवा दिया। नंबर 3 और लास्ट बच्चों मोल बिन के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में, मोल बिन यानी कि मोल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं, मोल फ्रैक्शन के बारे में। और मोल फ्रैक्शन को किसके द्वारा डिनोट किया जाता है, दर्शाया जाता है, एक्स के द्वारा इसको दर्शाया जाता है। पढ़े बच्चों, चलिएगा मोल बिन। मोल बिन कैसे निकालोगे, सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखो। मोल बिन होता है बच्चों मोलों की संख्या बटे में, मोलों की संख्या बटे में कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या। मतलब कि जितने मोल आपको दे रखे हैं उन सबका टोटल कर दो, यहाँ से कुल मोलों की संख्या निकल जाएगी, कुल मोलों की संख्या। इतनी बात समझ में आ गई। चलो इसकी डेफिनेशन बनाते हैं कि किसी भी मिश्रण में उपस्थित है, किसी भी मिश्रण में उपस्थित है मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है, मोल बिन कहलाता है। क्या कहलाता है, मोल बिन कहलाता है। एक बार फिर से सुनो बच्चों कि किसी भी मिश्रण में उपस्थित, मिश्रण तो होगा ही होगा बच्चों, अगर अपने को टोटल करना है किसी भी चीज़ का तो मिश्रण तो अपने को लेना पड़ेगा, ठीक है। तो किसी भी मिश्रण में उपस्थित मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या का अनुपात, दोनों का अनुपात ही तो कर रहे हैं, क्या कहलाता है, मोल बिन कहलाता है। आ गया बात समझ में, ठीक है। अब देखिएगा, जैसे कि मोलों की संख्या को दर्शाते हैं किसके द्वारा, एन के द्वारा दर्शाते हैं। किसके द्वारा दर्शाते हैं, एन के द्वारा दर्शाते हैं। आपको जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं बच्चों, जैसे कि आपको कोई 2 अवयव दे रखे हैं। कितने अवयव दे रखे हैं, 2 अवयव दे रखे हैं, यानी कि 2 कोई कंपोनेंट दे रखे हैं। कौन कौन से, एक तो ए और दूसरा कौन सा दे रखा है, बी कंपोनेंट दे रखा है। समझ में आ गया। कंपोनेंट का मतलब होता है, अवयव का मतलब होता है कि कोई भी आपके पास में 2 परमाणु दे रखे हैं, अणु दे रखे हैं, कुछ भी दे रखे हैं। आ गया समझ में, ए और बी दे रखा आपको। इन दोनों का सबसे पहले आपको क्या है, मोल निकालना है। क्या निकालना है, मोलों की संख्या निकालनी है। मोल कैसे निकलोगे, मोल को एन के द्वारा दर्शाते हैं, तो ए के लिए एन ए हो गया और बी के लिए क्या हो जाएगा, एन बी। आ गया समझ में। अगर आपसे क्या पूछ ले, इसका मोल भी निकालना है, क्या निकालना है, मोल
भिन्न निकालना है। मोल भिन्न कैसे निकालोगे, यहाँ से ए के लिए एक्स ए हो जाएगा और बी के लिए क्या हो जाएगा, एक्स ए बी हो जाएगा। अगर आपसे कुल मोल भिन्न पूछ ले तो कैसे निकालोगे, कुल मोल भिन्न कैसे निकालोगे, कुल मोल भिन्न का मतलब मोल आपके पास में दो ही तो हैं, एक ए है और एक बी है, तो एन ए प्लस में एन बी, ये निकल जाएगा यहाँ से कुल मोल। इतनी बात समझ में आ गई है। कितने भी मॉलिक्यूल्स दे रखे हो ए बी सी डी, ठीक है ना, सो ऑन मोल्स एन ए एन बी एन सी, इस प्रकार से सो ऑन। मोल भिन्न आप कैसे निकालोगे, ए के लिए एक्स ए बी के लिए एक्स बी, ठीक है ना। कुल मोल का मतलब है कि सभी अवयव को एक साथ जोड़ दीजिएगा, जोड़ने के बाद में यहाँ से क्या निकल जाएगा, कुल मोल निकल जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया सबको, कोई डाउट बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सर एक्स ए का मोल भी निकालो, क्योंकि दो अवयव है, दोनों का अलग अलग निकालना पड़ेगा, ठीक है। एक्स ए का मोल भिन्न कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले मोलों की संख्या एक्स ए के लिए एन ए, ठीक है ना, अपॉन में कुल मोलों की संख्या, तो कुल मोल हमारे पास में 2 है, एन ए प्लस में एन बी, यहाँ से एक्स ए निकल गया। अब बोलोगे नहीं सर एक्स बी का भी निकाल के बताओ, तो एक्स बी कैसे निकालोगे, यहाँ पे बी अवयव है तो एन बी, यहाँ से मोलों की संख्या आ गई, कुल मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, एन ए प्लस में एन बी हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आया, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है कि जो कुल मोल भिन्न होते हैं, कुल मोल भिन्नों की जो संख्या होती है, एक्स ए हो सकता है, एक्स बी हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं बच्चों, कोई जरूरी नहीं है कि दो ही अवयव है, दो ही कंपोनेंट है, दो नहीं है, दो से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। इन सब का जो टोटल होता है वो किसके बराबर आता है, किसके बराबर आता है, इसका 1 के बराबर आता है। किसके बराबर आता है, 1 के बराबर, ठीक है ना। कुल मोलों की संख्या का जो यहाँ पे योग होता है, टोटल यहाँ पे जो होता है वो किसके बराबर आता है, 1 के बराबर आता है। चाहे इसको नोट लगा के लिख लेना, कैसे भी कर लेना बच्चों, आ गया समझ में, ठीक है। किसी बच्चे को अगर कोई प्रॉपर नोट्स वगैरह चाहिए हो, चाहे हिंदी मीडियम का हो चाहे इंग्लिश मीडियम का हो, ठीक है ना, बोथ लैंग्वेज, तो आप हमें कमेंट कर देना, ठीक है ना, हमारे साथ में कॉन्टैक्ट कर लेना, अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है ना बच्चों, नोट्स वगैरह भी, ठीक है, सारे के सारे। तब तक आप कॉन्सेप्ट समझते रहो। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करो जल्दी से, ठीक है ना, और लाइक करोगे तो हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ भी बच्चों को समझ में आ रही है चीज़ें, ठीक है ना। लाइक करो, शेयर करो, थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर जितने भी आपके दोस्त वगैरह हैं उनको भी शेयर कीजिएगा वीडियो को, उनको बताइएगा कि सारी चीज़ें जो है इन्फॉर्मेटिव है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, ठीक है ना, तो इनको आपको देखनी है, ठीक है। चलिएगा, इतने बात समझ में आ गए बच्चों। ये बात ध्यान रखना कि टोटल जो मोलों की संख्या वो 1 के बराबर होती है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ से, चलिएगा। बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है बच्चों, एनसीईआरटी बुक के अंदर दे रखा है आपके, इस बार 2024 के अंदर भी एक क्वेश्चन आया था मोलों की संख्या से, ठीक है। चलिएगा एक क्वेश्चन करते हैं, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है एक बार ट्राई ज़रूर कर लेना। देखिए एक क्वेश्चन है कि एक मिश्रण क्या दे रखा है, एक मिश्रण दे रखा है जिसमें ए दे रखा है 0.5 मोल, कितना दे रखा है 0.5 मोल दे रखा है, अवयव ए दे रखा है, बी भी अवयव दे रखा है, बी अवयव कितना दे रखा है 0.2 मोल दे रखा है, 0.2 मोल दे रखा है। तो आपको यहाँ से क्या निकालना है, मोल भिन्न निकालना है। क्या निकालना है, मोल भिन्न, ए और बी का, ए एंड बी का मोल भिन्न निकालना है। एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना बच्चों, यहाँ से चेक कर लेना कि यहाँ पे अवयव जितने भी दे रखे हैं, कंपोनेंट जो भी दे रखे हैं वो ग्राम में दे रखे हैं या मोल्स में दे रखे हैं। अगर ग्राम में दे रखे हैं तो उसको मोल में निकालना पड़ेगा। समझ में आ गया। इस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं वो करके देख लेना। यहाँ पे देख लेना सबसे पहले किस में दे रखा है, मोलों की संख्या दे रखी है, ठीक है ना। तो आपको मोल यहाँ पे दे रखे हैं, अगर यहाँ पे मोल की जगह ग्राम होते तो उसको अपने कन्वर्ट करना पड़ता। मोल का यहाँ पे फॉर्मूला आपको बताया हुआ है, ग्राम बटे में अनुपात वहाँ से निकल जाता है, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आपको कंपोनेंट ए दे रखा है 0.5 मोल, कंपोनेंट बी कितना दे रखा है इसके लिए 0.2 मोल दे रखा है, ठीक है ना। यहाँ से आपको मोल भी यानी कि एक्स ए निकालना है और एक्स बी निकालना है। कैसे निकालोगे, ए और बी के लिए देखो एक्स ए मैं कैसे निकालता हूँ, मोलों की संख्या को एन के तौर दर्शाते हैं। ए के लिए निकालना है तो एन ए बटे में कुल मोलों की संख्या एन ए प्लस में एन बी, क्योंकि दो ही हमारे पास में एन ए और एन बी दो ही कंपोनेंट है। कैसे निकालेंगे, एन ए का मान हमारे पास में कितना है, इसको अपने ऐसे भी लिख सकते हैं, मोलों की संख्या एन ए 0.5, इसको एन बी मोलों की संख्या कितनी आ जाएगी 0.2 मोल। अगर किसी बच्चे को फास्ट लग रहा है तो बता देना बच्चों, ठीक है ना। वैसे ये चीज़ें इतनी भी हार्ड नहीं है बच्चों, ठीक है।
चीज़ें आसान है, बस थोड़ा सा समझने का तरीका आना चाहिए आपको। Na और Nb यानी कि मोल यहाँ पे दे रखे हैं, तो Na के कितने मोल दे रखे हैं 0.5 अपॉन में NaN प्लस बी, तो Na कितना 0.5 प्लस में 0.2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 0.5 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 0.7, 0.5 प्लस में 2 कितना हो जाएगा 0.7 हो जाएगा। यहाँ तक ही रखो, अभी कैलकुलेट मत करो आगे। उसके बाद में एक्स बी आपको निकालना है, एक्स बी भी निकालना है, तो कैसे निकालोगे, तो एन बी फॉर्मूला क्या बनेगा एन बी एन प्लस ए एन बी। आ गया समझ में। अब देखो एन बी का मान कितना दे रखा है, मोलों की संख्या एन बी के लिए यहाँ पे कितनी दे रखी है 0.2 दे रखी है, अपॉन में क्या लिखोगे 0.5 प्लस में 0.2। आ गया समझ में, 0.2 डिवाइडेड बाई 0.7, ये आंसर आ गया बच्चों। यहाँ से मोल बिन एक्स ए के भी निकलेंगे और एक्स बी के भी निकलेंगे। आपसे अब ये पूछ ले कि कुल मोलों की कुल मोल बिन कैसे निकलेगा कुल मोल बिन, तो दोनों को एक साथ लिख लो 0.5 अपॉन में 0.7 प्लस में 0.2 अपॉन में 0.7, दोनों का एलसीएम लेना बच्चों। दिख रहा है क्या बच्चों, यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ बच्चों इसका आंसर, ठीक है। या थोड़ा सा इसको हटा लेते हैं एक बार बच्चों, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा इसको हटा लेते हैं, ठीक है। मोलों की संख्या इसको एक बार हटा लेते हैं, ये लो क्या लिख देते हैं इसका आंसर, ठीक है ना। कुल मोल बिन यहाँ पे कितने आ जाएंगे, कुल मोल बिन तो 0.5 अपॉन में 0.7 प्लस में 0.2, ये आंसर आ गया हमारे पास में। तो दोनों का एलसीएम लेंगे, यहाँ से एलसीएम लेने के बाद में दोनों का एलसीएम भी कितना आएगा, ठीक है ना। यहाँ से कितना आ जाएगा 0.7 आ गया, तो दोनों आपस में कट आउट हो गए, तो कितना आंसर बना 1 बना। तो मैंने आपको यही तो बात बोली थी कि कुल मोलों की संख्या या कुल मोल बिन जो होते हैं वो 1 के बराबर होते हैं। हमेशा यहाँ पे आंसर मोल बिन का कितना आएगा, हमेशा 1 आएगा, 1 ही आएगा बच्चों, याद रखना इस बात को, ठीक है ना। एक्स ए एक्स बी दोनों को निकाल लेना, सबसे पहले दोनों को आपस में ऐड कर देना। ऐड करने के बाद में जो कुल मोल बिन की संख्या जो होती है, टोटल नंबर ऑफ जो मोल फ्रैक्शन होते हैं वो 1 के इक्वल होंगे। किसके इक्वल होंगे, 1 के इक्वल होंगे, ठीक है बच्चों। इस टाइप के जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक में से आपको कर लेने हैं सारे के सारे। यहाँ तक अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो वो हमें बता देना बच्चों, ठीक है ना। यहाँ से 3 नंबर कम से कम पक्के जरूर कर लेना, 3 नंबर पक्के जरूर कर लेना। और छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है, सिर्फ 3 ही है यहाँ पे सांद्रता के प्रकार के अंदर, इसके अलावा बड़े नंबर में यहाँ से नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। अब देखो तीनों की समरी कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले मोलरता के बारे में, उसके बाद में फिर मोलरता के बारे में, उसके बाद में मोल बिन के बारे में। किसके बारे में, मोल बिन के बारे में, ठीक है। देखो अगर आपसे डिफरेंस पूछ लिया जाए, अंतर पूछ लिया जाए, तो आपको किस प्रकार से लिखना है, क्या लिखना है, ठीक है ना। देखो मोलरता मतलब कि मोलेरिटी, ये ध्यान रखो। मोलरता का मतलब होता है मोलेरिटी, और ये तो हो गया बच्चों मोल फ्रैक्शन, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होगा, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। ठीक है, चलिए सबसे पहले मोलरता जो होती है बच्चों उसको कैपिटल एम के द्वारा दर्शाया जाता है, ये पहला डिफरेंस हो गया। मोलरता को स्मॉल एम के द्वारा दर्शाया जाता है, मोल बिन को किसके द्वारा दर्शाया जाता है, एक्स के द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है। ये होगा पहला डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस में आप क्या लिखोगे, यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिखोगे। फॉर्मूला क्या लिखोगे, मोलों की संख्या बटे में, सबके अंदर फॉर्मूला लिखना है, सबके अंदर फॉर्मूला लिखना है, डेफिनेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। मोलों की संख्या बटे में क्या लिखोगे, आयतन। आयतन किस में होता है, लीटर में होता है। किस में होता है बच्चों, लीटर में होता है। और यहाँ पे किस में होता है, ग्राम में। किस में होता है, ग्राम में होता है। इतनी बात समझ में आ गई सबको। मोलरता क्या होता है, मोलरता को किसके द्वारा दर्शाते हैं बच्चों, स्मॉल एम के द्वारा दर्शाया जाता है। किसके द्वारा दर्शाया जाता है, स्मॉल एम के द्वारा दर्शाया जाता है। इसकी फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका क्या लिखवाया था मैंने फॉर्मूला, यहाँ पे मोलों की संख्या बटे में विलायक का अनुपात। तो स्मॉल एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलों की संख्या ग्राम में बटे में, ठीक है। विलायक का अनुभार किस में था, विलायक का अनुभार किस में था बच्चों, किलोग्राम। किस में था, किलोग्राम। आगे समझ में, ठीक है ना। उसके बाद में आता है मोल बिन, मोल फ्रैक्शन बच्चों। इसको अपने एक्स के द्वारा दर्शाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, चलिए मोलों की संख्या
बटे में, ठीक है, कुल मोलों की संख्या। बस इतना करने के बाद तीसरा डिफरेंस देखो। तीसरा डिफरेंस आपको लिखना है यूनिट का, इकाई का लिखना है। इसकी यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर, ठीक है। और या इसको कैसे लिख सकते हो, मोल लीटर इनवर्स। मोललता की यूनिट इकाई क्या हो जाएगी यहाँ पे, मोल अपॉन में किलोग्राम, या तो ऐसे लिख सकते हो या फिर मोल किलोग्राम इनवर्स, मोल किलोग्राम इनवर्स, ठीक है। और इसके अंदर जो टोटल मोल बिन होते हैं एक्स ए प्लस में एक्स बी सो ऑन, सबका टोटल किसके बराबर आता है, ए के बराबर आता है। किसके बराबर आता है, ए के बराबर आता है। आई होप बच्चों ये तीनों जो टाइप्स हैं सांद्रता के, ये क्लियर हो गए होंगे। सबके हमने जो अलग अलग कॉन्सेप्ट है वो आपको मैंने बता दिए हैं, ठीक है, किस प्रकार से इनको पढ़ना है। और इनके अंदर मैंने आपको मोलरिटी हो गया या मोल फ्रैक्शन हो गया, तीनों के बीच में जो डिफरेंस है वो किस प्रकार से, अगर क्वेश्चन आ जाए तो किस प्रकार से आपको लिखना है। सबके मैंने एक न्यूमेरिकल्स वगैरह भी करवा दिए हैं। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। वीडियो बच्चों अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। इससे रिलेटेड अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो, कोई चीज़ पूछनी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बता देना, ठीक है ना। उसका सॉल्यूशन उस टाइम पे मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। आई होप आज का लेक्चर अच्छा लगा हो, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए बच्चों।